चलो, तो नेमिंग की बात कर रहे थे। नेमिंग में हम लोग बात कर लेते हैं काउंटर आयन, बाहर वाला आयन पोटेशियम था, है ना, और कोई एलिमेंट था तो अलग बात थी, लेकिन अगर वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ठीक है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट की भी ऑक्सीडेशन नंबर हमको लिखनी पड़ेगी। तो याद रखो, जो Fe वाला एग्जाम्पल था वो बता दो, उसका बता दें। ये क्या है आपका स्पेशल रूल हो गया आपका कि जो बाहर वाला आयन है काउंटर आयन, वो अगर क्या होता है डी ब्लॉक का एलिमेंट हो, किसका हो, डी ब्लॉक का, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी मेंशन करनी पड़ती है। जैसे एक एग्जांपल था वो Fe4 वाला था ना, बोलो जल्दी से, Fe4 वाला एग्जांपल बोलो। नहीं है किसी के पास कुछ नहीं है? क्या लेके आए हो? फॉर्मूला बोलो। Fe4 और इसका थ्राइस था, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर हमने कैसे बोली थी कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगी और ये पूरे की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 4 होगी। तो इस जो पहला वाला FeS की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुई, +3, और दूसरे वाले की हमने कैसे निकाली थी, इसको x मान लिया और Cn की -1 और =-4, तो यहाँ पे निकाला तो हमारी क्या आ गई, +2, ठीक है। अब नाम लिखते वक्त हमने क्या बोला था, इसको आयरन लिख दिया था केवल, तो क्योंकि आयरन क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर को हमको मेंशन करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे नाम, आयरन 3rd, फिर उसके बाद हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2nd। क्लियर है बात, ठीक। दूसरी चीज, कुछ होते हैं आपके ब्रिज्ड कंपाउंड। कैसे कंपाउंड होते हैं, ब्रिज्ड कंपाउंड। कुछ होते हैं अपने ब्रिज्ड कंपाउंड। ब्रिज्ड कंपाउंड का मतलब है कि सेंट्रल मेटल होगी और सेंट्रल मेटल आपकी 2 सेंट्रल मेटल लिखी हुई होगी और उनके बीच में ब्रिज काइंड ऑफ में लिगेंड्स लगे हुए होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ब्रिज्ड कंपाउंड। इसकी नेमिंग के लिए कैसे हमें नेम करना है, ब्रिज्ड कंपाउंड के लिए जो ब्रिज पे, जैसे मान लो ये सेंट्रल मेटल है, ठीक है, इधर लिगेंड लगे हैं, इधर लगे हैं, और यहाँ पे एक लिगेंड लगा है, इधर भी एक लिगेंड है, इधर एक सेंट्रल मेटल है, यहाँ पे भी क्या है, लिगेंड, ठीक। तो ये जो बीच वाले लिगेंड है, ये जो बीच वाले लिगेंड है, ये क्या है, ये जो है, ये दोनों क्या है, ब्रिज्ड लिगेंड है, बीच में है ना, तो इसलिए क्या बोलते हैं इनको, ब्रिज्ड लिगेंड। इनके नेम को लिखने के लिए इनके नाम से पहले हम लगाते हैं, ये ब्रिज्ड लिगेंड के नेम के पहले हमें लगाना पड़ता है म्यू। जैसे ही म्यू आया, इसका मतलब आप समझेंगे कि वो कहाँ पे लगा हुआ है, ब्रिज पे लगा हुआ है, म्यू लगाना पड़ता है हमको, ठीक है। पर्टिकुलर लिगेंड से पहले, हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे NH2 आ गया, सपोज एक लिगेंड मान लो NH2 है, ठीक है,
तो इसको एमाइडो लिखते हैं, तो इसको लिखोगे म्यू एमाइडो। क्या लिखोगे? म्यू एमाइडो। हाँ, इसमें सीक्वेंस क्या होता है देखो, इसमें सीक्वेंस क्या होता है, इसमें सीक्वेंस होगा, पहले इन लिगेंड्स के नाम लिखिए फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, फिर सेंट्रल मेटल का नाम लिखिए सेकंड नंबर पे, फिर बीच में आप क्या लिखोगे? ब्रिज्ड लिगेंड का नाम लिखोगे थर्ड नंबर पे, फिर इधर के जो लिगेंड है उनका नाम, फिर इनका नाम। ब्लॉक्स बना दिए मैंने, 1 2 3 4 लिख दूं। पहले इन लिगेंड्स का नाम, फिर ये सेंट्रल मेटल का नाम, फिर उसके बाद ये ब्रिज्ड लिगेंड का नाम म्यू करके लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। मान लो यहाँ एमाइडो और यहाँ वाटर है, एक्वा है, तो ए एम पहले आएगा और ए क्यू बाद में आएगा, वो फॉलो करते हुए लिखना है। फिर उसके बाद इस लिगेंड का नाम और फिर उसके बाद इस सेंट्रल मेटल का नाम। बात समझ में आती है? एग्जाम्पल से बताएं। एनसीईआरटी में देखो कोई एग्जाम्पल दिया है इसका, ब्रिज्ड का दिया होगा। ये तुम्हारा फोन है, मेरा फोन कहाँ है? ब्रिज्ड का एग्जाम्पल दिया होगा, नहीं दिया है तो मैं बताती हूँ। अपने पीडीएफ में भी था, नहीं पीडीएफ में नहीं है, पीपीटी में। एनसीईआरटी में कोई दिया है तो बताओ। क्या कह रहे हैं? क्या करना है? एनसीईआरटी में नहीं है, मैं दे रही हूँ ना। H2O होल 4 CO कोबाल्ट, यहाँ ये देखने से, स्ट्रक्चर देखने से, और क्या। ये NH2, अब यहाँ पे फिर से कोबाल्ट लगा हुआ है और यहाँ पे NH3 लगा है, NH3 होल 4 और है आपका +4 और बाहर लिखा हुआ है SO4 -2 का होल्ड। ठीक है, ये कंपाउंड है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये कैसा वो है? एनायनिक है या कैटायनिक है? कैटायनिक है, ठीक है। तो यानी कि मेटल का नाम तो वही रहेगा, ठीक। तो पहले क्या करना है आपने भाई, पहले तो इसका ही नाम होना है, फिर उसका नाम लिखना है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकाल लें। H2O की क्या होती है? 0, कोबाल्ट की X मान लो, फिर OH का होता है -1, NH2 का भी होता है -1, कोबाल्ट का X मान लो, अमोनिया का होता है 0, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज क्या दिया हुआ है? +4 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? +4। तो SO4 को छोड़ दिया क्योंकि चार्ज हमें पता था, नहीं पता होता तो पूरा SO4 को लेके फिर = 0 करते। तो 2x = क्या आ गया यहाँ पे? ये -2 +6 आ गया, तो x = क्या आ गया? +3। यानी कि दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3 है, ठीक। अब स्टेप्स क्या हैं? पहले इस लिगेंड का नाम लिखिए, फिर उसके बाद फिर से इसका लिखिए, फिर उसके बाद इनका, फिर उसके बाद उधर लिगेंड का, फिर इनका, ठीक। तो लिखते हैं, इसको क्या लिखोगे? टेट्रा एक्वा, क्या लिखें? टेट्रा एक्वा, ठीक। फिर कोबाल्ट 3, कोई दिक्कत? फिर इसको लिखेंगे हाइड्रोक्साइडो, इसको लिखेंगे एमाइडो। तो एमाइडो को पहले लिख दे, म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर उसके बाद टेट्रा एमीन, लिगेंड का, पहले लिगेंड का,
टेट्राएमीन कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 3, फिर लास्ट में क्या लिखते हैं? सल्फेट। कोई दिक्कत? कर लेंगे ऑनलाइन। अब एक दूं करके बताएंगे, इस पे बेस्ड एक करिए, तभी पता लगेगा ना। हाँ, नाम लिख देंगे म्यू म्यू करके, तो उनको कहाँ लगाना है? ब्रिज पे लगाना है। जैसे ये H2O होल 4 आयरन, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे आयरन, यहाँ पे H2O होल 4, +4, हाँ म्यू म्यू नहीं लिखेंगे, फिर म्यू लिखेंगे। पहले अलग अलग करके लिखो, जब दोनों तरफ का सेम होता है ना तो एक साथ भी करके लिख सकते हैं, लेकिन पहले अलग अलग करके लिखो। जैसे जो तरीका बताया पहले वैसे लिखो। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ली, आयरन की कितनी आ रही है? 3 आ रही है। 2 कैसे आ रही है? कहाँ, इतना कंफ्यूजन है ही नहीं दुनिया में। जो रूल से बताया उससे ट्राई करिए। फिर दूसरा होता है इसको कोलैबोरेट करने का, साथ में करके लिखने का, वो भी बता देंगे। जिसका आंसर आ जाए वो बताइए। मानस बता रहे हैं टेट्रा एक्वा आयरन, थर्ड म्यू डाई हाइड्रोक्साइडो, टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड सल्फेट। नहीं, इसको डाई करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। म्यू डाई हाइड्रोक्साइडो लिख सकते हैं। चलो, क्या लिखा आपने? टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड म्यू डाई हाइड्रोक्साइडो। डाई बोल दिया तो इसका मतलब 2 आपके OH हैं और दोनों किस पे लगे हुए हैं? ब्रिज पे लगे हुए हैं, म्यू डाई हाइड्रोक्साइडो। फिर उसके बाद टेट्रा एक्वा, फिर से वही रिपीट हो रहा है, आयरन थर्ड सल्फेट। बाहर वाले आयन को तो ऐसे ही लिखते हैं, उसमें डाई ट्राई नहीं लगाते हैं। 2 सल्फेट दिख रहे हैं लेकिन वैसे ही लिखें, ठीक है। एक और तरीका है इसका, ये जो लिगेंड है इनका, ये जो ब्रिज वाले इनका नाम पहले लिख दो, ठीक है। और फिर इस पूरी एंटाइटी का नाम एक बार लिखो और उसके बाहर लगा दो बिस। 2 बार आ गए ना, ये तो 2 बार आ गए ना, तो उसके बाहर क्या लगा दो? बिस। तो पहले क्या लिखोगे? ऐसे, डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो फिर उसके बाद इसके नेम के आगे क्या लगा दो? बिस। और क्या था? टेट्रा एक्वा
आयरन थर्ड, सल्फेट भी लास्ट में आएगा ही। हाँ बोलिए। बिस्ट्रिस नहीं आ रही है, ये 2 बार आ गया ना, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया, इसको बेस करके भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो यही वाला लिखो और चाहो तो ये वाला सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर नाम दे दिया, स्ट्रक्चर पहचानना है, कहीं मैचिंग टाइप क्वेश्चन देगा। जिसके नाम में पहले से डायल 3 से ज्यादा पे होता है, 3 पे होता है। ट्रेस 3 पे, टेट्रा केस 4 पे। जैसे यहाँ पे टेट्रा नहीं आता, केवल एक्वा आता है, केवल सिंगल H2 होते हैं, तो भी BC आता है या फिर ट्रायल आता है? नहीं, हम ये पूरी एंटाइटी को डबल बोल रहे हैं ना, उसके रिस्पेक्ट में हम बिस लिख रहे हैं। मतलब इसमें बिस्ट्रिस ही लेना है, हाँ, टेट्रा लेना है। पूरी एंटाइटी को डबल बोल रहे हैं, इसको डबल बोल रहे हैं, इसलिए हमने बिस लिखा। ठीक, एक और करेंगे। 1 मिनट बता दें मैम, इसका टेम्परेचर इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज कर दें कि डिक्रीज? तुम लोग क्या कहते हो? हमें तो गर्मी लग रही है, तुम्हारे को पता नहीं क्या है। चलो अब एक नाम दूं, उससे लिखेंगे, अब बनाएंगे स्ट्रक्चर। एक नाम दे देती हूँ, उससे स्ट्रक्चर बनाओ। चलो बुक में नहीं दिए हैं ये म्यू वाले, नहीं दिए, दिए होंगे भाई, उसमें दिए हुए हैं। एक चार्ट जैसा बना हुआ है इसमें, देखो एक चार्ट जैसा बना हुआ है, उसमें IPSC नेम दिए होंगे, उसमें म्यू वाले दिए हुए हैं। कोई चार्ट नहीं है तो पता नहीं, हो सकता मुझे किसी और बुक का याद आ रहा हो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना, आप NCERT से तो पढ़ते नहीं हो कभी, मतलब मैं तो इसलिए याद नहीं आता है, वो किसी और बुक का याद आता है। नहीं है, नहीं दिया है, किसी और बुक में होगा। नहीं है, भ्राताश्री नहीं है। चलिए चलिए छोड़िए, मेरे पास इसमें है नहीं, और मैं उसमें PDF में डाल दूंगी, वो बुक से देख के डालने पड़ेंगे, इसमें नहीं। एक आपका एक कंपाउंड दिया होगा आपकी बुक में या जहाँ पे भी, आई थिंक एडवांस में पूछा जाता है, फेरोसिन करके। फेरोसिन एक कंपाउंड है, फेरोसिन नहीं सीन, फेरोसिन, ठीक है, फेरोसिन। फेरोसिन में क्या होता है, बीच में होता है आयरन, ऊपर 5 कार्बन की रिंग होती है और नीचे 5 कार्बन की रिंग होती है, ठीक है। इस कंपाउंड की, सर्कल का क्या मतलब है? सर्कल का मतलब है अल्टरनेट डबल बॉन्ड। फेरोसिन की स्पेशलिटी क्या है, इस कंपाउंड को बोलते हैं सैंडविच कंपाउंड। क्या नाम देते हैं इसको? सैंडविच कंपाउंड। क्यों बोलते हैं? आयरन का +2 होता है, आयरन +2 फॉर्म में होता है, और ऊपर एक रिंग होती है 5 कार्बन की और नीचे एक रिंग होती है 5 कार्बन की, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सैंडविच कंपाउंड। तो एबव 5 कार्बन रिंग और बिलो भी क्या होती है, 5 कार्बन की रिंग होती है। ये जो कार्बन की रिंग है, कितने कार्बन की है, इसको बोलते हैं, उस नंबर को बोलते हैं हैप्टिसिटी। क्या बोलते हैं? हैप्टिसिटी बोलते हैं। क्या हो गई इसमें? 5। कितने कार्बन की रिंग है, नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग।
वैसे अगर देखो तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो का मतलब होता है कार्बन और मेटेलिक का मतलब मेटल। कार्बन और मेटल से बने हुए जो कंपाउंड होते हैं वो कहलाते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? कार्बन और मेटल से बने हुए कंपाउंड। ठीक है, जैसे अभी एक रिएजेंट तुम पढ़ोगे, ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा यूज होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये भी क्या होता है? एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, RMgX। इसमें मेटल के साथ कौन अटैच है? कार्बन। तो इसको भी बोलते हैं हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, पेट्रोलियम में एक कंपाउंड यूज होता है, उसको बोलते हैं TEL, टेल। TEL, टेल। क्या है टेल? टेट्रा इथाइल लेड। ये भी होता है एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। C2H5, 4 होंगे लेड, टेट्राइथाइल लेड। ठीक, अब आ जाते हैं अपने फेरोसिन। फेरोसिन में 5 कार्बन की रिंग है। ये जो आयन है इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। क्या बोलते हैं इसको? ये जो आयन बन रहा है ये नेगेटिव आयन बनेगा 5 कार्बन का। इसका नाम होता है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। ठीक है, बीच में जो मेटल है वो कौन सी है? आयरन है। ठीक, तो इसका अगर हमें नाम लिखना है तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग? आयरन के ऊपर चार्ज 2 है, नाम क्या लिखा जा सकता है इसका? फेरोसिन का। फेरोसिन का अगर आपको नाम लिखना है तो आप क्या नाम लिख सकते हो? फिनाइल क्यों लिख रहे हो? साइक्लोपेंटाडाइनाइल है ना ये आयन। 6 कार्बन में फिनाइल होता है, ये 5 कार्बन है। दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है तो बिस लिख दो। साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन आयरन 2। आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पे? 2 है। 2 कैसे पता लगा? ये -1 चार्ज देता है, ये -1, टोटल कंपाउंड न्यूट्रल है तो इस पे +2। ठीक है, एक और कर लो इसी का। PT का है, PtCl3 ऐसे लिखा, हेप्टिसिटी ऐसे लिखी रहती है। यहाँ पे हेप्टिसिटी लिखी जाती है अगर तो ऐसे लिखी जाती है, हेप्टिसिटी को डिनोट कर रहे हैं। PtCl3 हेप्टिसिटी दिखा दी 2, और यहाँ पे जो रिंग लगी जो कंपाउंड है वो है C2H4-। ये कंपाउंड है। अब पहला सवाल है प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर। ये हेप्टिसिटी, हेप्टिसिटी का मतलब
अभी पिछले कंपाउंड में तो था कि रिंग में कितने कार्बन है वो है, इसमें क्या है C2H4 का अगर स्ट्रक्चर देखो तो क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपको मैंने बताया था कि बेंजीन ले लो या कोई रिंग ले लो या इस तरीके के कंपाउंड हो तो पाई इलेक्ट्रॉन कौन देता है सेंट्रल मेटल को, ये पाई इलेक्ट्रॉन जाते हैं आपके कोऑर्डिनेशन में। तो यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड है तो इसलिए हैप्टिसिटी क्या हो गई 2। ठीक, तो हैप्टिसिटी से मतलब नहीं है, अपने को फॉर्मूला लिखा हुआ तो अपने को मतलब किससे नाम लिखना है अपने को। हाँ, एन स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, एन स्क्वायर बस दिखा रहा है कि डबल बॉन्ड कितने कार्बन के बीच में। पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो पीटी की। देखो इस पूरी एंटाइटी पे कितना चार्ज दिया हुआ है -1, Cl पे कितना होता है, एक Cl पे -3 और एक Cl पे -1, 3 पे हो गया -3, इसको x मान लो। ये जो है ये तो 0 है लेकिन इसकी जब ये रिंग बनाता है जुड़ता है तो -1 आ जाता है, तो इस पूरे का -1 तो कितना आ गया, x मान लिया, Cl का कितना मान लिया -1, इस पे चार्ज -1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। क्या सही किया मैंने, देख लो। पूरे पे तो 0 होगा ना अगर आयन की बात नहीं कर रहे। अब नाम बोल दो जल्दी से। एक मिनट 1 मिनट, ये पूरे ब्रैकेट पे है, एक मिनट, ये है, अब चेंज हो जाएगा। हाँ, पूरे पे -1 था। हाँ, अब बताओ, ये x और ये क्या हो गया -1, और अगर पूरे पे -1 चार्ज है तो क्या आ गया +2। अब नाम बता दो, इसको इथाइलिन बोलेंगे या एथीन भी बोल सकते हैं। प्लेटेनियम क्या होता है, प्लेटिनम। पहले मेटल का नाम लिख दोगे कि लिगेंड का नाम लिखोगे, पहले ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, ये मेटल है, पहले प्लेटिनम क्यों बोला। हाँ, ये लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्लोरीन पहले आता है तो क्या लिख दो, एथिलीन, प्लैटिनम, माइनस है तो प्लैटिनम आएगा कि प्लैटिनेट आएगा, माइनस चार्ज है ना तो प्लैटिनेट। मैं प्लैटिनम बोल रही थी, आप लोग तो सही बोल रहे थे, प्लैटिनेट, ठीक है। और इसके आगे कभी कभी बुक्स में आयन भी लिखा रहता है, तो आयन भी लिखा है तो गलत नहीं है, माइनस चार्ज है ना तो आयन आपने लिख दिया। ट्राइक्लोराइडो एथिलीन प्लैटिनेट 2 आयन, ठीक। उतार लो, क्या हुआ सारांश, क्या तुमको मजा बहुत आ जाता है क्लास में, इंटरटेनमेंट। 11th की क्लास में एक बच्चा है, क्या नाम है उसका, अंशुल, उसको मैं पूरी क्लास के दौरान कम से कम 7-8 बार क्लास से भगाती हूँ। वो जाता नहीं है लेकिन मैं भगाती हूँ।
वो पढ़ता नहीं है, वो पढ़ता नहीं है। अभी आज रात को मुझे उसकी मम्मी को फ़ोन भी करना है कि ये पढ़ता नहीं है। आयन लिखा है तो सही है, मतलब गलत नहीं है कहीं। हाँ नहीं लिखे, देखो होता क्या है, ये जब -1 चार्ज है उसी की वजह से ये ऑक्सीडेशन नंबर आई है, तो अंडरस्टूड है कि वो आयन है। अब चलो, अब करा देते हैं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इसके एग्जांपल से देखते हैं। क्या करा दें अब? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये तो सब रूल हैं, ये आपको पता ही है। ये वही है, देखो ब्रिज लिगेंड वाले, और एग्जांपल इसमें होंगे। ये जो कराए हैं वही है, NH2OH वाले। यहाँ पे इथाइलिन डाइएमीन आ गया, देखो म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर देखो बेस लिख दिया एक बार पहले। क्यों? क्योंकि ये स्पीसीज और ये स्पीसीज सेम है, दोनों रिपीट हो रही है, तो इसके रिपीटिशन के लिए एक बेस लिखा है, और दूसरा बेस किस लिए आया है? दूसरा बेस आया इथाइलिन डाइएमीन के लिए। ये इथाइलिन डाइएमीन के लिए आया है, EN के लिए आया है, और ये वाला क्यों आया है? ये जो EN होल ट्वाइस CO है, ये 2 बार आ रहा है, 2 टाइम्स, इसलिए आ रहा है। बात समझ में आ रही है? फिर बेस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट लिख दिया। और अगर अलग अलग करके लिखते तो क्या नाम होता? तो नाम हो जाता बेस, पहले इसको लिखते बेस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट 3, फिर म्यू एमाइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, फिर उसके बाद बेस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट 3, ये रिपीट हो रहा है मतलब, और फिर लास्ट में क्या लिख दिया? सल्फेट। क्लियर है बात? फेरोसिन, फेरोसिन के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ डिटेल है। फेरोसिन आएगा भी तो एडवांस में आएगा, इसमें नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। ये क्या आ गया? आपको प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी बता दी है कि नहीं बताई है? प्राइमरी आपकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंडरी आपकी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कितने मोनोडेंटेट लिगेंड्स अटैच हैं, उसका नंबर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे मान लो CN- अटैच है, तो CN- मोनोडेंटेट होता है। तो अगर किसी मेटल के साथ 6 CN- हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। किसी मेटल के साथ अगर 4 CN- हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 4। किसी मेटल के साथ अगर 5 CN- हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 5। अपने सिलेबस में ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक, अब आप बोलोगे ये बात तो हुई केवल मोनोडेंटेट लिगेंड के लिए, अगर कहीं पे बाइडेंटेट लिगेंड लगा हुआ है तब हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मोनोडेंटेट के लिए जैसे 6 लगे हुए थे मोनोडेंटेट, तो 6 × 1 हो गया था, मोनोडेंटेट मतलब 1। अब बाइडेंटेट हो गया, तो मान लो बाइडेंटेट आपके 6 लगे हुए हैं, ठीक है, बाइडेंटेट कितने लगे हुए हैं? 6 लगे हुए हैं, तो 6 × 2 हो जाएगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर उस केस में कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। क्लियर है बात इतनी? तो इस तरीके से हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर। अब थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं, EAN निकालना सिखा देते हैं आपको। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये प्रिंटेड है पर अभी ये पढ़ाया नहीं है ना आपको, तो अभी वहाँ पे ऐड कर देते हैं।
जहाँ ख़त्म किया है ना वहीं से आपका यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ पे स्लाइड ऐड करके बता देते हैं आपको, जो आज पढ़ाने जा रही हूँ आपको उसको स्लाइड ऐड करके पढ़ा देते हैं। ठीक है, आप नोट्स की चिंता नहीं करिए, जो है वो आपको सब मिलेगा, है ना। तो 4 और चाहिए तो मिल जाएंगे। ज़्यादा इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि क्या होता है, अलग अलग कंटेंट। तो प्रिंट देखो, ध्यान से सुनो, प्रिंटेड जो नोट्स होते हैं वो आपके एडवांस और मेंस दोनों के हिसाब से होते हैं। उसमें पूरा एडवांस का भी कंटेंट होता है। क्या चलो हम लोग करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब क्या हुआ तुमको? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझ लेते हैं क्या चीज है, यहाँ पे क्यों आ गई। ठीक, 2-3 पॉइंट है, पहले याद रखो। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला पॉइंट ये है कि जो सेंट्रल मेटल होगी, कहीं जाना है आप दोनों ने? आप दोनों एक दूसरे को देख देख के मुस्कुरा रहे हैं, कहीं जाना है तो चले जाइए। सेंट्रल मेटल जो होती है, सीएम लिख दूं तो चलेगा। सेंट्रल मेटल जो होती है, सेंट्रल मेटल के ND, NP, NS और N-1D ये ऑर्बिटल्स यूज होते हैं बॉन्डिंग। कौन कौन से यूज होंगे? NS, NP, ND का मतलब है कि जो आउटर शेल है, ये किसके हो गए? आउटर शेल के हो गए। ठीक है, और ये क्या हो गया? इनर शेल का D भी यूज हो सकता है। तो सेंट्रल मेटल के कौन कौन से यूज होते हैं? जो आउटर शेल होगी उसका NS का भी ऑर्बिटल यूज हो सकता है, NP का भी, ND का भी, और N-1 के D का भी। N-1 का मतलब जस्ट बाहर वाली से अंदर वाली शेल। ठीक है, जैसे मान लो हम बोले कि कोबाल्ट की बात कर रहे हैं, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। ठीक है, तो 27 का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7 लिखते हैं। ठीक है, तो NS, NP, ND बोलने का क्या मतलब है? यहाँ पे अगर हम बोले NS, NP, ND और N-1D बताइए कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पे ये आउटर वाली है, देख रहे हो? तो इसका मतलब 4s, 4p और 4d ये हो गई कौन सी? ये वाली आउटर वाली, ये यूज हो सकता है। आप बोलोगे यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में तो दिख ही नहीं रहा है। कॉन्फ़िगरेशन में हम लिख सकते हैं इसको कैसे? 4p0, 4d0 करके। इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली पड़े हुए। ये आउटर हो गया, और 3d क्या हो गया इसका? इनर वाला, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, अब देखो तो लिखा तो है 3d, देखो। ये वैकेंट ऑर्बिटल इसके यूज होते हैं किसमें? बॉन्डिंग में। लिगेंड क्या करता है? लिगेंड इनके जो वैकेंट ऑर्बिटल हैं उसी में इलेक्ट्रॉन देता है। लिगेंड क्या करेगा? प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन इन वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल। इस तरीके से होती है आपकी बॉन्डिंग। क्या टाइम था? टाइम तो ज़्यादा हुआ नहीं।
कोई नाम कर रहा है? बड़े भैया ईयरफोन देखिए वहाँ पे रखा है। क्लास चल रही है। लिगेंड क्या करेगा? सेंट्रल मेटल के ये जो वैकेंट मिलेंगे इसी में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा और उसी से होगी बॉन्डिंग। ठीक, ये है बॉन्डिंग का प्रोसीजर। अब हम लोग एक निकाल लेते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN। क्यों निकाल रहे हैं वो भी बताते हैं। थोड़ा सा 15 मिनट का टॉपिक है, थोड़ा सा पेशेंटली समझ लीजिए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखो ये कैलकुलेट किया जाता है आपका सेंट्रल मेटल का। किसके लिए निकालते हैं? ये सेंट्रल मेटल का कैलकुलेट करते हैं। और ये एटॉमिक नंबर अगर इनर्ट गैस के इक्वल आता है, जो भी उसके आसपास इनर्ट गैस है अगर उसके इक्वल आता है वो एटॉमिक नंबर, तो वो जो कंपाउंड होते हैं वो स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? स्टेबल। तो EAN अगर आता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का, अभी एग्जांपल से भी समझाएंगे इस बात को, तो जो कॉम्प्लेक्स होगा हमारा, जो कंपाउंड होगा वो क्या होता है? उसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है। नहीं, आउटर नहीं, पूरे उतने इलेक्ट्रॉन। अभी बताती हूँ, एग्जाम्पल बता देती हूँ तो उससे ज़्यादा समझ आ जाए। एग्जाम्पल बता दूँ? चलो, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स बोलो। ठीक है, इसमें निकालना है क्या? सेंट्रल मेटल का EAN। तो पहले फॉर्मूला समझ लें। EAN निकालना है तो क्या लिखना है आपको? एटॉमिक नंबर लिखना है ऑफ सेंट्रल मेटल। फिर उसके बाद क्या लिखना है आपको? माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। फिर उसके बाद आपको लिखना है इलेक्ट्रॉन पेयर गिवन बाय लिगेंड। मान लो 6 CN लगे हुए हैं तो एक CN एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेगा? कितने इलेक्ट्रॉन उसको मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं लिखते, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड। 6 CN अगर लगे हैं तो एक CN 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 6 कितने दे देंगे? 12 दे देंगे। तो ऐसे ही देखते हैं यहाँ पे आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ हम निकालेंगे, निकाल नहीं रही हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +2 आएगी, तो माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कर दिया। इलेक्ट्रॉन एक अगर CN है तो ये देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 कितने देंगे? 12। कितना आ गया ये नंबर? 24 + 12 कितना आ गया? 36। 36 कौन सी उसका इनर्ट गैस का वो होता है एटॉमिक नंबर? हीलियम का होता है 2, नियॉन का होता है 10, ऑर्गन का होता है 18, क्रिप्टन का क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर मिल गया ये 36। तो ये जो कंपाउंड होगा ये क्या होगा? स्टेबल होगा। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया जाए आपको EAN निकाल लेंगे आप? हमें ये बताना है कि स्टेबल है नहीं है बस। नहीं, स्टेबल नहीं पूछा जाता है, स्टेबिलिटी का इससे रिलेशन है। निकाल क्यों इस तरीके से? निकाल इसलिए रहे हैं कि कभी कभी EAN निकालने को पूछ लेते हैं, कभी कभी EAN निकालने को पूछ लिया जाता है 12th में या वैसे। बोलो, कुछ कह रहे हो? कैसे पता लगा कि ये जैसे 1 CN है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है? मोनोडेंटेट है ना,
लिस्ट आप याद करोगे ना, मोनोडेंटेट कौन है, बाइडेंटेट कौन है। मोनोडेंटेट का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। Cn माइनस क्या है, मोनोडेंटेट। अमोनिया क्या है, मोनोडेंटेट। वाटर क्या है, मोनोडेंटेट। तो एक मॉलिक्यूल है तो एक ही देगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक पेयर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। En निकालना आता है, आ गया। डी ब्लॉक के डी 3D सीरीज के एलिमेंट आएंगे। जितने आपको एग्जाम्पल कराए जाएंगे, पीटी कराया जाएगा, पैलेडियम कराया जाएगा, आयरन कराया जाएगा, जितने के कॉम्प्लेक्स आपके एनसीईआरटी में होंगे या जो नोट्स में होंगे, उनके कम से कम एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। कि ऑक्सीडेशन नंबर तो आप निकाल ले रहे हो, एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा तो EAN नहीं निकाल पाओगे ना। ये नंबर नहीं मालूम है तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, देखो धीरे धीरे याद हो जाते हैं। अभी जब आप P पढ़ोगे तो धीरे धीरे याद करोगे, D पढ़ोगे तो याद करोगे, F पढ़ोगे तो याद करोगे, उसके शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, उससे याद करोगे तो याद ही हो जाते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, याद हो जाते हैं। ठीक, अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको सिखा दिया, इसका बहुत काम आने वाला है, इसलिए एक बार रिवाइज करा दे रही। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, सेंट्रल मेटल से कितने मोनोडेंटेट लिगेंड लगे हुए। ये L क्या है, मोनोडेंटेट। हाँ तो डबल करते हैं ना उसमें, तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जुड़े हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4। ठीक है, अब यहीं पे अगर सेंट्रल मेटल से En को जोड़ दो, कितने En जोड़ दिए तुमने, मान लो 3 En जोड़ दिए सपोज। एक एग्जांपल ऐसे लिया है मैंने। सेंट्रल मेटल से तुमने किसको जोड़ दिया, बाइडेंटेट लिगेंड को जोड़ दिया, देख रहे हैं। तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, बाइडेंटेट है तो 2 लिख दो पहले, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ En। कितने En लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ गई, 6। ट्राई होगा तो 3 से करेंगे। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कोऑर्डिनेशन नंबर में। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 होगी, अब हम पढ़ने क्या जा रहे हैं ये समझ लो पहले। कंपाउंड में अब हमको पढ़ना क्या क्या है। कंपाउंड अगर गिवन है तो आपको बताना है उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। ये सब पता लगाएंगे हम लोग, अब सीखेंगे। पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, कलरफुल होगा या कलरलेस होगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कलर के बारे में नहीं बताती है कि कौन सा कलर होगा, लेकिन कलरफुल है या कलरलेस है ये बता देगी। फिर म्यू निकालना सीखेंगे, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। फॉर्मूला क्या था, रूट ऑफ n प्लस, उस दिन 1 लिख दिया था ना, 2। एक दिन हुआ था तो सवाल का आंसर सही नहीं आ रहा था। म्यू निकालना सीखेंगे, पैराडाया सीखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है वो सीखेंगे, ज्योमेट्री क्या है ये सीखेंगे, है ना। और क्या सीखेंगे, कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप होते हैं, एक को बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं,
और दूसरे को बोलते हैं, नाम दे दिया जाता है और आपको पूछ लिया, मतलब स्ट्रक्चर दे देते हैं और पूछ लेते हैं आउटर ऑर्बिटल है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उनकी मर्जी है ना कैसा क्वेश्चन बनाते हैं। एक ही क्वेश्चन में मैचिंग दे दिया, किसी में आउटर इनर, हाँ किसी में आउटर इनर पूछ लिया, किसी में पैराडाया पूछ लिया, किसी में कलर के बारे में पूछ लिया, किसी में हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया, उनकी मर्जी है। किसी किसी में ऐसा बनाते हैं कि चारों में हाइब्रिडाइजेशन ही पूछ लिया। एन होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी बताते हैं एक एक करके आज हो नहीं पाएगा, लेकिन थोड़ा सा तो कुछ तो बता दें। ठीक, देखो ऑनलाइन वाले ध्यान से सुन रहे हैं या चले गए? हैं? अब देखो एक चीज होती है, देखो ये सारा हाइब्रिडाइजेशन, कौन सी ज्योमेट्री होगी, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि लिगेंड कैसा जुड़ा हुआ है। लिगेंड की दो कैटेगरी इस चैप्टर में आपको बताई जाएगी, एक को बोलते हैं SFL और एक को बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और इसको बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, वो याद करनी है, बट थोड़ा सा एक पहचान याद रखो। स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर लिगेंड है तो उसमें या तो कार्बन डोनर होता है, मतलब कार्बन डोनर वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, या नाइट्रोजन डोनर एटम होता है। जैसे कार्बन डोनर में आप CN- बोल सकते हो, CO बोल सकते हो, कार्बोनिल, ये कार्बन देता है ना इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन डोनर में NH3 बोल सकते हो, NO2 बोल सकते हो। तो ये सब क्या होगा, नाइट्रोजन डोनर वाले, तो इनको स्ट्रॉन्ग फील्ड में लेते हैं। और बाकी जो होते हैं वो किस में आते हैं, वीक फील्ड में आते हैं। जैसे ऑक्सीजन डोनर है, एग्जाम्पल में क्या है H2O। हेलोजन जो होते हैं X, मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, वीक फील्ड में। ONO आ सकता है। ठीक है, अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का यहाँ पे इस थ्योरी में क्या मतलब है। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड करवा देगा पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की क्या करवाएगा, पेयरिंग, और ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। ये क्या होगा, अब एक एग्जाम्पल आज समझ लो, फिर नेक्स्ट टर्न पे हम 5, 6, 7, 8, 10 एग्जाम्पल इसके करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे कि हम देख करके थोड़ा सा कैलकुलेशन करके कैसे बता दें हाइब्रिडाइजेशन, कैसे ये सारी डिटेल बता दें। ठीक, आज एक देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स ले ले, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले ज्यादातर कार्बन डोनर एटम वाले होते हैं या नाइट्रोजन, है ना, और वीक फील्ड वाले कौन से होते हैं। एक एग्जांपल से आपको सिखाते हैं पहले, फिर आगे की बात आगे होगी। देखो जैसे हमारे पास है ये है, देखो NiCO4, ये कॉम्प्लेक्स है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, क्या क्या चीज़ है। ठीक, तो सबसे पहले क्या पहचानना है कि लिगेंड कैसा है। तो CO जो लिगेंड है ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब हमें क्या समझ में आया कि क्या करवाएगा,
पेयरिंग। ठीक, तो करना क्या है, सेंट्रल मेटल का पहले निकालो ऑक्सीडेशन नंबर x मान लो। कार्बोनिल का सबसे पहला स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। x मान लिया, कार्बोनिल का होता है 0, तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपने, कोऑर्डिनेशन नंबर देखो। तो CO है, तो CO जो होता है मोनोडेंटेट होता है, तो 4 लगे हुए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर पता लग गया। कोऑर्डिनेशन नंबर से हमें ये पता लगता है कि जो लिगेंड है वो 4 CO है, तो इसको 4 ऑर्बिटल्स चाहिए। इसको क्या चाहिए, एम्प्टी 4 ऑर्बिटल्स चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का क्या मतलब है, एम्प्टी 4 ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब, अगर 6 होती तो क्या कितने चाहिए, 6 चाहिए उसको खाली। अब निकिल का लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जो भी आपका आयन है। यहाँ पे निकिल क्या है, निकिल के ऊपर 0 चार्ज है, तो निकिल का लिख देते हैं। निकिल कितना होता है 28, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। ठीक, आउटर शेल को बना लेते हैं, इसकी 4s 4p 3d को बनाते हैं। किसको ड्रॉ करना है, इसको ड्रॉ कर लो। अगर देखो तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसमें ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, पहले 3D को ड्रॉ कर लो। ये आपका 3D है और ये क्या है 4s। D में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं, इसमें तो 2, और 3D में कितने डालने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। ठीक, ये तो था एटम का स्टेटस, निकिल का स्टेटस इस कंपाउंड में। अब कोबाल्ट जब आकर के अटैच होगा, जब बॉन्डिंग होगी, तो कोबाल्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो कोबाल्ट क्या करा देगा, पेयरिंग करवा देगा। तो ये जो अकेले हैं, ये इनकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। देख पा रहे हो, इनकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग। जब इनकी पेयरिंग होगी तो अब ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, एक खाली मिल जाएगा डी का, 3D का एक खाली मिल जाएगा। 4s ऐसे का ऐसे ही है, 4s क्या है, ऐसे का ऐसे ही है। आगे 4p होगा, 4p में इलेक्ट्रॉन है नहीं, 0 है। कितने चाहिए इनको खाली, कितने चाहिए खाली, 4 चाहिए। अब क्या होता है, ये D है, ठीक है, ये P है, dp2 कोई कॉन्फ़िगरेशन है नहीं, S भी चाहिए इनको। तो होता क्या है इस केस में, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। S वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे आपके, S वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, D में क्या कॉन्फ़िगरेशन बन गया था हमारा, 4 जो थे उसमें 8 आ गए थे, है ना, और ये S वाला था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक, और इधर 4p क्या था, खाली पड़ा था। ठीक, अब क्या होगा, ये पेयरिंग हुई पहले, फिर उसके बाद इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ शिफ्टिंग हो जाएगी। जब शिफ्टिंग हो जाएगी तो ये तो पूरा पूरा भर गया, देख पा रहे हो,
अब ये 4s खाली हो गया, 4s खाली हो गया, और ये p क्या है, ये तो खाली है ही है, 4s 4p, ये तो खाली हो ही गया। अब क्या होगा, अब हमें ऑर्बिटल चाहिए, कितने थे, 4 एम्प्टी रिक्वायर्ड थे ना, तो ये वाले मिलके क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, ये s और ये 3 p मिल जाएंगे, और क्या कर देंगे, हाँ शिफ्टिंग इसलिए कराई क्योंकि इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि s ना हो हाइब्रिडाइजेशन में। 4 हमें चाहिए थे, अगर इसको खाली रखते और बोलते इसको यूज करो d को, और ये s भरा हुआ होता, d फिर उसके बाद p के 3 यूज होते, ठीक है। dp3 कोई हाइब्रिडाइजेशन देखा ही नहीं गया, s एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि s तो होगा ही होगा, तो अगर s है तो एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे देखा गया कि क्या होगा, ये शिफ्टिंग होती होगी। केमिस्ट्री में जैसे बहुत सारी चीज़ें क्या है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखी जाती है, फिर हाइपोथेटिकल बोला जाता है। हाइब्रिडाइजेशन भी एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, होता है नहीं होता है पता नहीं, ऐसा बॉन्डिंग उसकी बेसिस पे बताई जाती है। तो ये शिफ्टिंग हो गई, यहाँ पे ये भर गए, अब ये s और 3 p के, हमें 4 चाहिए थे खाली, 4 मिल गए, तो अब 4 नए ऑर्बिटल बन जाएंगे, कौन से, जिनका नाम क्या होगा, sp3, और इसी में इलेक्ट्रॉन जाकर के किसका, CO का इलेक्ट्रॉन इसमें जाकर के, एक CO यहाँ आ जाएगा, एक CO यहाँ, एक CO यहाँ, ये इसके इलेक्ट्रॉन जाकर के इसमें क्या हो जाएंगे, फिर ये किसके इलेक्ट्रॉन है, CO, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछे तो क्या बताओगे, sp3, ठीक है। इसमें एक, जब भी कभी ऐसा केस मिले कि एक ही इलेक्ट्रॉन बचा तो उसको छोड़ देंगे, फिर आगे वालों को देखेंगे। अगर ऐसा कोई केस, अभी वो भी केस करवा देंगे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, उसको यूज में नहीं लेंगे, अब आगे वाले लेंगे, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। एक चीज आ गई आपकी, क्या, हाइब्रिडाइजेशन, sp3 आ गया, ठीक है। इसको हटा देते, नहीं तो इससे कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे CO के आके फिल होंगे। अब दूसरी चीज क्या है, आपको क्या निकालना है, म्यू, क्या निकालना है, म्यू निकालना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, ये जो सिस्टम बना है, इसके नहीं, कोबाल्ट के नहीं देखने, ये जो सिस्टम बना है इसमें अनपेयर्ड दिख रहे हैं कोई, अनपेयर्ड का मतलब सिंगल, तो अनपेयर्ड है नहीं, तो पहली चीज ये आ गई। दूसरा म्यू निकालना है, n+2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, तो म्यू क्या हो गया, 0। जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो स्पीसीज होती है डायामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एब्सेंट है, हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एब्सेंट है नहीं, तो स्पीसीज क्या होगी, डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक जो स्पीसीज होती हैं वो कैसी होती हैं, कलरलेस। हाँ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे बताते हैं हम लोग, अगर इनर शेल का ऑर्बिटल यूज होगा। इनर शेल यहाँ पे कौन सा था, 3D था ना, 3D तो यूज हुआ नहीं, इसके यूज में कार्बोनिल जो गया, इसमें इसको इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए कौन सा मिला, S मिला, P मिला, बाहर वाला मिला ना 4s और 4p, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्लियर। चलो आज की क्लास करते हैं। मानस निकल जाओ तुम्हें, हाँ आज सर को मैं बोलती हूँ आज तो कर दे।